नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सत्ता की शुरुआत में सत्ते पे सत्ता यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां। सत्ता में आज अमेरिका दौरे पर गए राहुल गांधी की मोहब्बत वाली दुकान पर हमने खास कुंजी तैयार की है, जिसमें कुछ बयानों और कुछ आंकड़ों के साथ समझने की कोशिश करेंगे कि क्या देश के मुसलमान डरे हुए हैं। विश्लेषण बीजेपी के उन आरोपों का भी होगा जिसमें कहा जा रहा है कि राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं तो भारत का अपमान करते हैं। सत्ता में आज ये भी देखिएगा कि एक हिंदू छात्र ऑनलाइन गेम खेलते खेलते कैसे नमाज पढ़ने लगा। वो दोस्तों से मिलने के बहाने बनाकर मस्जिद जाने लगा। अगर आपका बच्चा भी हमेशा मोबाइल में खोया रहता है तो सत्ता की ये कुंजी आज आपको जरूर देखनी चाहिए। आज आपको रेडी टू मूव करप्शन के सबूत भी दिखाएंगे, जिसमें ईमानदारी की मात्रा कम और भ्रष्टाचार की मात्रा बहुत ज्यादा है। इसका असर यह हुआ कि महाराष्ट्र में एक सड़क चटाई की तरह बन गई। बस, ट्रक, भारी भरकम गाड़ियों का चलना तो दूर, ऐसी सड़क पर पैदल चलना भी मुश्किल है। सत्ता में जिहादगंज वाले खुलासे का जोरदार असर हुआ है। इस असर की गूंज आपको सुनाएंगे और बताएंगे कि कौन से 2 रास्तों के जरिए बांग्लादेश बॉर्डर से घुसपैठिए झारखंड के संथाल परगना में पहुंच रहे हैं। ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर में हिंदुओं को पूजा के अधिकार के खिलाफ याचिका खारिज हो गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में मस्जिद कमेटी की ओर से पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई थी। कमेटी ने वाराणसी की अदालत में दायर 5 हिंदू महिलाओं के फैसले पर हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। बहस पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने 23 दिसंबर 2022 को फैसला सुरक्षित रखा था। सत्ता के न्यूज मित्रों को एक अपडेट दे दें। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले का नाम बदलने वाला है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज इसका ऐलान कर दिया है। अब इसका नाम अहिल्या देवी होलकर होगा। भारत की आर्थिक शक्ति वाली एक गुड न्यूज भी आपको दे देते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 की जनवरी से मार्च तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 6.1% रही है, जो अनुमान से बहुत बेहतर है। तो सत्ता में आज पहली खबर उन सभी न्यूज मित्रों के लिए जिनके घर में बच्चे या टीनेजर्स हैं, मोबाइल है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है और हाई स्पीड वाला इंटरनेट कनेक्शन। आज ये खबर देश के हर परिवार को देखनी चाहिए, फिर चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो या फिर किसी भी दूसरे धर्म का हो, क्योंकि यूपी के गाजियाबाद में एक परिवार के साथ जो कुछ हुआ वो आप में से किसी के साथ भी हो सकता है। इसलिए सबसे पहले आपसे कुछ सवाल। क्या आपको इस बात की जानकारी है कि आपका बच्चा मोबाइल में क्या देखता है? क्या आपको पता है आपका बच्चा ऑनलाइन चैट पर किन लोगों से बात करता है? कहीं आपके बच्चे का भी ऑनलाइन ब्रेन वॉश तो नहीं किया जा रहा है? कहीं आपका बच्चा भी बहाने बनाकर घर से बाहर तो नहीं जाता है? या आपके बच्चे के धार्मिक आचरण में भी किसी तरीके का बदलाव आया है? असल में बच्चों का मन उस कोमल गीली मिट्टी की तरह होता है जिसे आप जिस तरीके से ढाल दें वो ढल जाते हैं। बस इसके विकल्प अलग हैं। बच्चे के गीली मिट्टी जैसे मन को आकार जाकिर नाइक या उसके जैसे कट्टरपंथी देंगे या फिर आपके घर के बड़े बुजुर्ग। हमें यकीन है कि आप कहेंगे बच्चों पर घर के बड़े बुजुर्गों की छत्र छाया ही पड़नी चाहिए, लेकिन अगर आपको यह पता चले कि आपके बच्चे पर कुछ कट्टरपंथियों की काली छाया पड़ गई है और उसका ब्रेन वॉश करके धर्म परिवर्तन की कोशिश हो रही है, तो आप क्या करेंगे? दिल्ली से सटे गाजियाबाद में कुछ ऐसा ही हुआ, जहां 17 साल का हिंदू और नाबालिग लड़का मोबाइल पर गेम खेलते खेलते 5 वक्त का नमाजी बन गया। आरोप है कि ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जरिए उसका धर्म परिवर्तन करा दिया गया, उसे हिंदू से मुस्लिम बना दिया गया। इसलिए आज आपको भी ये सोचने और देखने की जरूरत है कि आपका बच्चा मोबाइल पर क्या कर रहा है, क्या देख रहा है, किन लोगों से बात कर रहा है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि गाजियाबाद में हिंदू लड़के के 5 वक्त के नमाजी बनने का यह चौंकाने वाला खुलासा कैसे हुआ। दरअसल लड़के के पिता कई दिनों से अपने बेटे के व्यवहार में बदलाव देख रहे थे। पिता के पूछने पर बेटा बार बार उनकी बात टाल देता था। एक दिन में लड़का 5-5 बार घर से बाहर जाया करता था और पिता के सवाल करने पर जिम का बहाना बना देता था। जब पिता को शक हुआ तो उन्होंने उसका पीछा किया और फिर पिता ने जो कुछ देखा, उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। पिता ने अपने 17 साल के हिंदू बेटे को एक मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाते हुए देखा और इसके बाद जब बेटे से सवाल किए गए तो पता चला कि यह सिलसिला कई दिनों से चल रहा है और वो अपना धर्म बदल चुका है। पिता का आरोप है कि यह सब कुछ ऑनलाइन गेम के जरिए किया गया, जिसकी बच्चों को लत लगी हुई है। उनका बेटा अक्सर मोबाइल पर ऑनलाइन गेम खेला करता था। जांच में यह बात सामने आई है कि वो ऑनलाइन गेम पर बद्दो नाम की आईडी से संपर्क में आया, जिसे मुंबई का शहनवाज मकसूद नाम का शख्स चला रहा था।
बातचीत के दौरान 17 साल का लड़का बद्दो उर्फ शहनवाज की बातों से प्रभावित होने लगा। इसके बाद दोनों के बीच कई घंटों तक बातचीत होने लगी। फिर यह दायरा बढ़ता गया और 17 साल का लड़का मोबाइल पर ही कई लोगों के साथ बात करने लगा। आरोपों के मुताबिक इसी दौरान उसका ब्रेन वॉश किया गया, उसे धर्म परिवर्तन के लिए उकसाया गया। दावा है कि ब्रेन वॉश होने के बाद लड़के ने एक दिन चोरी से अपना धर्म बदला और इस्लाम कबूल कर लिया। बेटे से बातचीत के बाद जब पिता ने उसके मोबाइल और लैपटॉप को चेक किया तो वो बहुत ज्यादा डर गए, क्योंकि बताया जा रहा है कि तलाशी के दौरान पिता को बेटे के लैपटॉप में कट्टरपंथी इस्लामी उपदेशक जाकिर नाइक के वीडियो मिले। ये वही जाकिर नाइक है जो भारत में भगोड़ा है और युवाओं के दिमाग में जहर भरने का उस्ताद है। इसके अलावा लैपटॉप से इस्लाम से जुड़े कई धार्मिक जानकारियां भी मिली। इस खबर के सामने आने के बाद टीवी 9 भारतवर्ष के संवाददाता खुद स्पॉट पर पहुंचे और सच का पता लगाने की कोशिश की। इस दौरान उनकी बात राजनगर में जामा मस्जिद कमेटी के सदस्य से हुई, जिन्होंने एक और चौंकाने वाला खुलासा किया। उन्होंने हमें बताया कि 17 साल के इस लड़के के साथ एक और हिंदू लड़का नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में आता था। मुंबई में जिस लड़के पर धर्म परिवर्तन करने के आरोप हैं, उसने इन आरोपों से इनकार किया है। इस पर हमने एक रील तैयार की है। उसके बाद सत्ता की कुछ ऐसी कुंजी खोली गई जो हर माता पिता के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। गाजियाबाद के राजनगर में रहने वाले जैन परिवार के होश तो फाख्ता हो गए जब उनको पता लगा कि उनका नाबालिग बेटा, जो कि घर से कभी काम के बहाने तो कभी पढ़ाई के बहाने तो कभी जुल्म के बहाने आता है, लेकिन उसका ठिकाना होता था सेक्टर 23 की ये जामा मस्जिद। परिवार को जब पता लगा तो परिवार ने बच्चे से पूछताछ की तो बच्चे ने चौंकाने वाली बात की और कहा कि उसका जो रुझान है वो जैन धर्म से हटकर अब इस्लाम धर्म की तरफ है। मैंने क्या नाम है आपका, तो उसने जब अपना नाम नॉन मुस्लिम बताया तो उस बात से हम भौचक्के रह गए और हमें लगा कि भाई ये तो आपका नाम तो मुस्लिम नहीं है, तो आप मस्जिद में क्या कर रहे हैं? कि नहीं, मैं यूट्यूब वगैरह चैनल देख करके और मैं प्रभावित हुआ हूँ। हमने उससे कहा कि मैंने कहा भाई आप जो हैं जो भी काम करें अपना, चाहे वो आप नमाज़ पढ़ें, कुछ भी करें, अपने घर पर करें आप, क्योंकि यहाँ पर जो है सब लोग बड़े प्यार मोहब्बत से रहते हैं। हमारे यहाँ सब धर्मों के लोग हैं और मना किसी के लिए नहीं आने के लिए, लेकिन यह है कि कल को अगर कोई बात होगी तो जिम्मेदारी कौन लेगा इसकी? ऑनलाइन ऐप के थ्रू वो एक बद्दो नाम की डिजिटल आइडेंटिटी के संपर्क में आया था। उन्होंने उनका जब फ़ोन देखा तो उनको ऐसा लगा है कि उसने उनको इन्फ्लुएंस करके धर्मांतरण का प्रयास करा है। तो इसमें उन्होंने एक तहरीर दी थी, इसमें तत्कालीन पुलिस ने अभियोग पंजीकृत कर लिया। तो ऑनलाइन गेम धर्म परिवर्तन का जरिया भी हो सकता है। यह खबर बहुत चौंकाने वाली है और आप इसे कट्टरपंथियों का सबसे नया मॉडल भी कह सकते हैं। इसलिए हम आपको खतरे की वो घंटी के बारे में बताते हैं जिसे सुनना हर माता पिता के लिए बहुत जरूरी है। अगर आपका बच्चा ज्यादा समय इंटरनेट पर बिताने लगे तो आपको उस पर नजर रखने की जरूरत है। इसके अलावा जब बच्चा आपसे अपनी ऑनलाइन गतिविधियों को छिपाने लग जाए, जब अपने आसपास किसी को देखकर अचानक से अपने मोबाइल, कंप्यूटर या फिर लैपटॉप की स्क्रीन को बदल दे, मोबाइल, लैपटॉप या फिर इंटरनेट को बंद करने के बाद चिड़चिड़ाने लगे और गुस्सा दिखाने लगे, बच्चा हर वक्त गेम में ही डूबा रहे और गेम के बारे में ही बात करता रहे और जब वो हर काम में खुद को अलग रखने की कोशिश करने लगे, तो ये आपके लिए एक तरीके का अलार्म है जिस पर आपको तुरंत अलर्ट मोड में आ जाना चाहिए। आज हमने इस खबर पर हेल्थ एक्सपर्ट से भी बात की और जानने की कोशिश की कि क्या वाकई ऑनलाइन गेम से बच्चों का ब्रेन वॉश किया जा सकता है। ऑनलाइन गेम आपके बच्चों पर और क्या क्या असर डाल सकता है, इसे नोट कर लीजिए। वो बच्चे जो अपने घर में प्यार और अटैचमेंट और इन्वॉल्वमेंट जो मिस कर रहे हैं, उनको ऐसा लगता है कि बाहर अगर उन्हें वो मिल रहा है तो वो कुछ तो अच्छी बात है। तो हमें ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए सबसे पहले अपने बच्चों का विश्वास जीतना होगा, उनके साथ वो बॉन्डिंग क्रिएट करनी होगी ताकि वो हमसे हर बात शेयर करे और उनको सही और गलत का फर्क पता चल पाए। आपका बच्चा हर वक्त ऑनलाइन गेम खेलता है,
हर वक्त मोबाइल में डूबा रहता है या ऑनलाइन गेम खेलते खेलते उसके व्यवहार में किसी तरीके का बदलाव आ रहा है, तो माता पिता के लिए एक और ज़रूरी एडवाइजरी है। आपका बच्चा जो गेम खेल रहा है उसकी एज लिमिट चेक करें। बच्चे को ज़्यादा देर तक ऑनलाइन गेम ना खेलने दें, यानी इसके लिए भी एक समय तय कर दें। बच्चों को ऑनलाइन गेम्स के नुकसान के बारे में ज़रूर बताएं और इस बात पर गौर करें कि आपका बच्चा मोबाइल, कंप्यूटर या लैपटॉप पर क्या देख रहा है, क्या कर रहा है। ऑनलाइन गेम्स के लिए किसी भी हाल में अपने बैंक अकाउंट्स की डिटेल ना दें, क्योंकि इससे ठगी का खतरा भी रहता है। किसी भी अज्ञात वेबसाइट से सॉफ्टवेयर या फिर गेम को डाउनलोड ना करने दें। अगर आपका बच्चा वेबकैम या फिर ऑनलाइन चैट से किसी अजनबी से बात करता है तो उसे फौरन रोक दें और किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार, उत्पीड़न जैसा मामला दिखे तो पुलिस या फिर साइबर अपराध विभाग से संपर्क करें। एक उम्र तक बच्चों के कच्चे मन को बचाकर रखना बहुत जरूरी है, इसलिए आज हमने सत्ता में इस खबर को प्राथमिकता दी। इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। सत्ता में अगली खबर की शुरुआत ऐसे सवाल से करते हैं जो अमेरिका से लेकर भारत तक में ट्रेंड कर रहा है। सोशल मीडिया से लेकर चाय की दुकानों तक इसकी चर्चा है और आम लोगों से लेकर धर्मगुरुओं तक के बीच इस पर बहस हो रही है। इस सवाल पर भारत में पक्ष विपक्ष सीधी लाइन से विभाजित है, या कह सकते हैं कि दोनों बिल्कुल बटे हुए हैं, जिसके कारण तीखी राजनीतिक प्रतिक्रिया हो रही है। यह सवाल है कि क्या भारत में मुसलमानों से भेदभाव हो रहा है और वो डरे हुए हैं? क्या विदेशी जमीन से राहुल गांधी देश का अपमान करते हैं? अचानक ट्रेंड होने वाले इन दो सवालों के पीछे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का वो बयान है जो उन्होंने अमेरिका में अपनी नई मोहब्बत की दुकान के काउंटर पर खड़े होकर दिया। 6 दिनों की यात्रा पर सैन फ्रांसिस्को पहुंचे राहुल गांधी ने यहां अपना लुक थोड़ा चेंज किया। भारत में अक्सर टी शर्ट और ट्राउजर में दिखने वाले राहुल गांधी कुर्ता पैजामा और काले रंग की नेहरू जैकेट में दिखे। खास बात यह थी कि राहुल गांधी ने माथे पर तिलक लगाया था और यह तिलक खास तौर पर दक्षिण भारत में जिस तरीका होता है वैसा ही था। इस बदले हुए लुक में राहुल गांधी ने जब मोहब्बत की दुकान से बोलना शुरू किया तो उनके सामने सवाल था कि मुसलमानों को डराया जा रहा है, इसके लिए आप क्या करेंगे? इस सवाल के बाद राहुल गांधी ने अपने दिल की बात खुलकर कही। सबसे पहले इस बात से सहमति जताई कि हां, मुसलमानों को डराया जा रहा है, उनके साथ भेदभाव हो रहा है और यह वैसे ही हो रहा है जैसा 1980 के दशक में यूपी में दलितों के साथ होता था। एक बार पहले राहुल गांधी का वो बयान सुन लेते हैं जो उन्होंने मोहब्बत की दुकान के काउंटर पर खड़े होकर दिया। As you know that Muslims have the security threat today. It was never before. There are so many different laws which are getting implemented which were not even implemented earlier. They are putting in the jails for the crimes which they have not committed. What strategy will you adopt, or what hope are you giving to Indian Muslims, which is going to change the whole thing back to the point where we were? The best way for me to explain that is the line, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान. That is the best way I can say it, which is that it is felt most strongly by the Muslim community, okay, because it is done most directly to them. But in fact, it is being done to all minorities. I can guarantee you that the same way you are feeling attacked, I can guarantee you my Sikh brothers are feeling the same thing. I can guarantee you my Christian brothers are feeling the same, sisters are feeling the same thing, right? I can guarantee you the Dalit community is feeling the same thing, tribal community is feeling the same thing, right? In fact, anybody who is poor in India today, right, when he looks at the extreme wealth that a limited number of people have, in some way he feels the same thing that you feel, that what is going on? This happens periodically in India. What is happening, for example, to the Muslim community in India today happened to the Dalit community in the 80s. वैसे राहुल गांधी की बातों पर बीजेपी का स्टेटमेंट पुराने बयानों से मिलता जुलता है, जिसमें वो साफ साफ ये आरोप लगा रही है कि विदेशी धरती पर जाकर भारत का अपमान करना राहुल गांधी का पसंदीदा काम है, इसलिए वो इस तरीके की बातें करते हैं। बीजेपी की बातों को आप राजनीतिक जवाब कह सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी पर सबसे तीखा हमला ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख ने किया। उन्होंने कहा कि जिन्हें खुद डर लग रहा है वो ही मुसलमानों के डरने की बात कर रहे हैं। दोनों पक्षों का इस पर क्या क्या कहना है,
इसे एक बार सुन लेते हैं। कि हमारे नेता के कारण 140 करोड़ देशवासियों की मान सम्मान बढ़ता है, भारत का मान बढ़ता है, दुनिया भारत में उम्मीद होप देखती है, तो शायद ये कांग्रेस हजम नहीं कर पाती। 80 के दशक में दलितों पर अत्याचार होता था, तब देश और प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की ही सरकारें थी। ये जो बात राहुल जी के कहना है कि जिस तरीके की नीतियां संघ परिवार की और बीजेपी की हैं, ये एक एक करके हर उस समुदाय और समाज को चिन्हित कर उस पर कुछ न कुछ राजनीतिक या बाकी प्रहार करेंगे, जिससे वो अपनी राजनीति बढ़ाते हैं। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। ये तो सच्चाई है कि भाई जहाँ मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है वहाँ दलितों से भी हो रहा है, ये ठीक है बात ये। और ये आज नहीं, पहले भी मुसलमानों के साथ हमेशा जुल्म होता रहा है, लेकिन इतना जुल्म कभी नहीं हुआ। जो ये कहते हैं कि मुसलमान डरा हुआ है, शायद वो खुद डरे हुए हैं। जिन्होंने मुसलमानों की राजनीति करी, मुसलमानों को डरा के रखा, मुसलमान न डरा था, न मुसलमान डरा है, न मुसलमान डरने वाला है। Dalit community is feeling the same thing. जब उनके सामने माइक आ जाता है, उनको पता नहीं चलता वो क्या बोल सकते हैं। जो आदमी माइक पे ये कह सकता है राहुल गांधी मर गया, ये राहुल गांधी ही नहीं है, वो कुछ भी बोल सकता है। जो आदमी अपनी सरकार 1980 के दशक में जो रही हो, उसके लिए कह सकता है कि वहाँ दलितों के हालात बहुत खराब थे, वो सच बोल रहे हैं या क्या बोल रहे हैं भगवान जाने, तो वो कुछ भी बोल सकता है। राहुल गांधी ने जिस तरह से इस बात की तस्दीक की और कहा कि हां, भारत में मुसलमानों के साथ भेदभाव हो रहा है, उन्हें डराया जा रहा है, उस पर देश में कड़ी प्रतिक्रिया हुई और सवाल भी उठे। वैसे मुसलमानों पर राहुल गांधी का बयान नया नहीं है और ना ही इसमें कुछ अलग है। वो पहले भी कई बार मुसलमानों पर ऐसे स्टेटमेंट दे चुके हैं। वैसे जो व्यक्ति राहुल गांधी से सवाल कर रहा था, उसने कहा कि मुस्लिमों के खिलाफ भारत में कानून बने हैं और उन्हें जबरदस्ती जेल में डाला जा रहा है। इस सवाल का जवाब देते हुए राहुल गांधी ने कहीं ये क्लियर नहीं किया कि भारत में मुस्लिमों के खिलाफ अलग से कोई कानून नहीं बना है और ये अफवाह है। जाहिर है राहुल गांधी की मौजूदा राजनीति को उस आदमी का सवाल सूट कर रहा था, इसलिए उन्होंने उसकी बातों में सुधार करने की जगह उसे एक तरीके से आगे बढ़ा दिया। हालांकि राहुल गांधी ने अपने इसी बयान में यह भी कहा कि मुस्लिमों के साथ उसी तरह से भेदभाव हो रहा है जैसा 1980 के दशक में दलितों के साथ होता था। शायद राहुल गांधी को यह याद नहीं रहा होगा कि 1980 के दशक में केंद्र और यूपी दोनों जगहों पर कांग्रेस की ही सरकार थी और ताकतवर सरकार थी। तो सवाल ये कि क्या राहुल गांधी कहना चाहते हैं कि उनकी पार्टी के शासनकाल में दलितों के खिलाफ भेदभाव किया जा रहा था? कांग्रेस के रणनीतिकारों के एंगल से भी एक सवाल ये कि 1980 के दशक में दलितों पर अत्याचार की बात राहुल गांधी ने सोच समझकर कही या फिर उनकी जुबान फिसल गई। वैसे मोहब्बत की दुकान में डर का सामान बेचने के आरोप झेल रहे राहुल गांधी ने अमेरिका से ही पीएम मोदी पर चुटीला तंज कसा। उन्होंने कहा कि भारत में एक बीमारी है, कुछ लोगों को लगता है कि उन्हें सब पता है। खास तौर पर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेकर कहा कि अगर वो भगवान के पास बैठ जाएं तो उन्हें भी समझा सकते हैं कि ब्रह्मांड में कैसे काम करता है। That is the disease, that we have a group of people in India who are absolutely convinced that they know everything. In fact, I think they think maybe they know even more than God. They could sit down with God and have a conversation and explain to him, about what is going on. And of course, our Prime Minister is one such specimen. I think if you sat Modi ji down next to God, Modi ji would start explaining to God how the universe works. Right? Yes, and God would get confused that what have I created? So these are funny things, but really this is what is going on. We have a group of people, who understand everything.
वैसे राहुल गांधी भले ही प्रधानमंत्री का उपहास करें, लेकिन पिछले दिनों पीएम मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे की वो तस्वीरें पूरी दुनिया में वायरल हैं, जब ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज ने खुले मन से सबके सामने उन्हें बॉस कहा था। बीजेपी राहुल गांधी को काउंटर करने के लिए ऐसे ही बयानों का जिक्र कर रही है और आरोप लगा रही है कि पीएम के अपमान के अलावा राहुल गांधी के पास कोई काम नहीं है। तो एक तरफ भारत की धाक और दुनिया मोदी जी की धमक, और दूसरी तरफ इस घमंडी घराने की घोंचू घरौंदे की सनक। मोदी जी के जो कामयाबी की छत है वो तमाम तरह के संकटों और कंटकों के साथ बनी है, इसलिए वो लोग बहुत गलतफहमी में हैं जो लोग कि इस तरह के दुष्प्रचार करके जो उनकी भारत मोदी बैशिंग की सनक है, भारत बैशिंग की साजिश बन जाती है। वो हर बार जो है जनता उनको मुंह की देती है। अमेरिका में राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान खुलने पर मैंने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से भी बात की। उनसे पूछा कि इसके पीछे राहुल गांधी की क्या स्ट्रैटेजी है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। अमेठी से तो गए, लेकिन अभी फिलहाल अमेरिका पहुंच गए हैं और वहां वो मोहब्बत की दुकान खोलने वाले हैं। मैं उनको कितनी मोहब्बत है देश से वो तब देख चुकी हूँ जब दिल्ली की सड़कों में उन्होंने भारत के टुकड़े होने का नारा दिया था। उन्हें देश से कितनी मोहब्बत है वो तब देख चुकी हूँ जब उन्होंने हिंदुस्तान की सेना से प्रमाण मांगा था, जब हिंदुस्तान की सेना ने और वायुसेना ने पाकिस्तान पर आक्रमण किया था आतंकी कैंपों को ढेर करने के लिए। मैं देश के प्रति उनकी मोहब्बत देख चुकी हूँ जब वो चीन के एम्बेसडर से देश के खिलाफ विवरण ले रहे थे। मैं देश के प्रति उनकी मोहब्बत देख चुकी हूँ जब वो हिंदुओं को आतंकवादी कह रहे थे। मैं देश के प्रति उनकी मोहब्बत देख चुकी हूँ जब वो विदेशी वैक्सीन चाह रहे थे और हिंदुस्तान में बने वैक्सीन का बहिष्कार कर रहे थे। राहुल गांधी को देश से कितनी मोहब्बत है ये हम सब जानते हैं। वैसे देश में मुसलमानों के डरे होने की जो बात राहुल गांधी कर रहे हैं उसमें नयापन नहीं है, ये पुरानी स्क्रिप्ट है। समय समय पर ऐसे बयान आते रहते हैं और जो बात राहुल गांधी ने अमेरिका में कही 2 दिन पहले लगभग वैसी ही बात फिल्म अभिनेता नसरुद्दीन शाह ने भी कही थी। फिल्म द केरल स्टोरी पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में नसरुद्दीन शाह ने कहा था कि यह पूरी तरीके से प्रोपोगेंडा फिल्म है। पढ़े लिखे लोगों में भी मुसलमानों से नफरत करना आजकल फैशन बन गया है। सत्ताधारी दल ने बहुत चतुराई से इसका इस्तेमाल किया है। अभिनेता नसरुद्दीन शाह और नेता राहुल गांधी दोनों के बयानों के केंद्र में मुस्लिमों से नफरत का जनरलाइजेशन यानी सामान्यकरण है। हमें लगता है कि कुछ घटनाओं, कुछ लोगों की निजी राय और प्रोपोगेंडा के तहत कही गई या दिखाई गई बातों को भारत जैसे विशाल देश की सामान्य राय मानने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। वैसे तो राहुल गांधी अपने भाषण में सरकार की आलोचना करने के लिए स्वतंत्र हैं, उन्हें कोई भी कुछ कहने से रोक नहीं रहा है। राहुल गांधी की जुबान पर कोई सरकारी ताला नहीं लगा है। वो जब मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए विदेश जा रहे थे तो उन पर किसी तरीके की आचार संहिता भी नहीं लगाई गई थी, इसलिए वो कुछ भी कहने के लिए आजाद हैं। लेकिन जब आप विदेश में होते हैं तो आप सिर्फ विपक्ष के नेता नहीं होते हैं, बल्कि देश के ब्रांड एम्बेसडर होते हैं। आपकी बातों से लोग देश के माहौल के बारे में राय बनाते हैं, इसलिए यह भी देखना होगा कि अपने विरोधियों की आलोचना करते करते अपने देश और यहां के माहौल की एक खास तरीके की पिक्चर ना पेश हो। वैसे बाहर जाकर देश का ब्रांड एम्बेसडर बनना या फिर देश की अलग अलग व्यवस्थाओं पर प्रोपोगेंडा को सपोर्ट करना है, यह किसी भी व्यक्ति का निजी फैसला होता है। हाल फिलहाल में जावेद अख्तर ने पाकिस्तान में भारत के एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अपनी कुछ बातें रखी थी, जिसमें पाकिस्तानी प्रोपोगेंडा पंचर हो गया था। लेकिन जावेद अख्तर नेता नहीं है, शायर हैं और 2024 में उनका कुछ दांव पर भी नहीं लगा हुआ है, जबकि राहुल गांधी का बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है और उनके हर कदम के पीछे भारत की राजनीतिक गणना हो सकती है। जो एक नेता के एंगल से देखें तो उनके समर्थक इसे सही ठहरा सकते हैं। और इस पर नजरिया 9, जावेद अख्तर ने पाकिस्तान में अपने राष्ट्रवादी डायलॉग से स्ट्राइक कर दी थी। राहुल गांधी से भी कुछ आम लोगों को और खास तौर पर बीजेपी को ऐसी ही उम्मीदें रहती हैं। एक बार के लिए आम लोगों की डिमांड राहुल गांधी पूरी कर भी दें, लेकिन वो बीजेपी की उम्मीदों पर पूरी करें ये जरूरी नहीं है। राहुल गांधी एक नेता हैं, जाहिर है वो अपनी राजनीतिक कैलकुलेशन से ही चलेंगे। क्या आपने ऐसी सड़कें देखी हैं जिसे चटाई की तरह बिछा दिया गया हो? आप सोचेंगे मैं मजाक कर रहा हूं, लेकिन भ्रष्ट अधिकारियों और नेताओं को जब अपना काम निकालना होता है, नोट और वोट झटकने होते हैं, तो वो सड़कों को भी चटाई की तरह बिछा देते हैं।
महाराष्ट्र के जालना से आई ये वीडियो देखिए। इसमें पॉलिथीन की शीट पर बिछाई गई फर्जी सड़क सेकंडों में एक्सपोज हो गई। गांव वालों ने इस सड़क का स्टिंग ऑपरेशन कर दिया। अब इस वीडियो पर दो चार बातें कर लेते हैं। इस वीडियो से पता चलता है कि भ्रष्टाचार करते हुए अधिकारियों को डर नहीं लगता है। उन्हें यह लगता है कि वो चाहे कुछ भी कर लें, लोग तो मासूम हैं और वो स्वीकार कर लेंगे और कुछ नहीं बोलेंगे। भ्रष्टाचारियों को भारत के लोगों की चुप्पी पर हद से ज्यादा भरोसा है। हो सकता है भविष्य में कई और नेता चटाई जैसी सड़क की टेक्नोलॉजी को अपना लें और जब कभी सड़क बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिले तो वहां जाकर ये सड़क बिछा दें। ये करप्शन का रेडी टू मूव मॉडल है। आपने ये भी देखा होगा कि तमाम नेता और वरिष्ठ अधिकारी जगह जगह उद्घाटन करने जाते हैं तो कई बार उन्हें उद्घाटन स्थल तक अपनी गाड़ी पहुंचाने के लिए रातों रात सड़क बनानी पड़ती है। ऐसी जरूरत पड़ने पर यह चटाई वाली भ्रष्टाचारी सड़क काम आ सकती है। कुल मिलाकर यह सड़क अब सीधे सीधे सत्ता और प्रशासन की नाकामी का सबूत है। इसमें इंजीनियर, कॉन्ट्रैक्टर, नेता सबका हिस्सा है। यह भ्रष्टाचार का चटाई वाला किस्सा है। और सत्ता में अब बात एक ऐसे किस्से की जिससे आप ये समझ पाएंगे कि राजनीति में जाति किस तरीके से दूध और पानी की तरह आपस में मिली हुई है। आप राजनाथ सिंह को किस रूप में जानते हैं? जाहिर है देश के रक्षा मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता के रूप में। लेकिन यूपी के एक नेता हैं ओपी राजभर, बीजेपी के सहयोगी रह चुके हैं। उनके बेटे हैं अरुण राजभर, जिन्होंने दावा कर दिया कि राजनाथ सिंह ठाकुर नहीं बल्कि राजभर हैं। अरुण राजभर का दावा है कि खुद राजनाथ सिंह ने राजभर होने की बात कही थी। वैसे हमारे नेताओं में जाति ढूंढने का गजब का विज्ञान होता है। कुछ दिन पहले चक्रवर्ती सम्राट अशोक को बिहार में जातिवीर नेताओं ने सम्राट अशोक कुशवाहा घोषित कर दिया था। ऐसा सिर्फ इसलिए किया गया था क्योंकि सम्राट अशोक के नाम पर वो कुशवाहा जाति के लोगों का वोट झटकना चाहते हैं। वैसे राजनाथ सिंह की बात करें तो अरुण राजभर भले ही कुछ भी दावा करें, हमारे लिए राजनाथ सिंह सिर्फ देश के रक्षा मंत्री हैं जो गलवान से लेकर पाकिस्तान सीमा तक पर मजबूती से डटे हमारे सैनिकों के साथ देश की रक्षा का दायित्व उठा रहे हैं। उनकी जाति उनकी एकमात्र पहचान नहीं हो सकती। और कल हमने सत्ता में आपको बताया था कि बांग्लादेश बॉर्डर के करीब कैसे हिंदुस्तान का इलाका जिहादगंज में तब्दील हो रहा है, जो कश्मीर और केरल से भी ज्यादा खतरनाक है। कैसे झारखंड के उस इलाके में सालों से दुल्हन जिहाद, जमाई जिहाद, आबादी जिहाद के जरिए साजिश रची जा रही है। हमने आपके सामने वहां के स्थानीय लोगों के दावों को रखा था। पिछले कुछ सालों में घटी सनसनीखेज घटनाओं का जिक्र किया था। वहां के कई अधिकारियों और नेताओं ने भी माना कि झारखंड के संथाल परगना के जिलों में बांग्लादेशी घुसपैठिए की वजह से गणित बिगड़ रहा है। सत्ता में जिहादगंज वाले खुलासे के बाद सियासी गलियारों में हलचल है। जांच की मांग की जा रही है। कोई सूबे की सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहा है, कोई एनआरसी लागू करने की मांग कर रहा है। यहां तक कि टीवी9 भारतवर्ष पर स्टोरी दिखाए जाने का राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी संज्ञान ले लिया है। आयोग संथाल परगना में चल रहे इस खेल की डिटेल जानकारी लेने के लिए एक टीम भी भेजेगा। कुछ सेकंड की न्यूज रील में सत्ता की दमदार खबर के जोरदार असर को देखिए और इस साजिश की गंभीरता को समझिए। टीवी9 भारतवर्ष ने ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाई है और टीवी9 भारतवर्ष ने तो बहुत नीचे तक जाकर इसको रिसर्च भी किया है। यदि सरकार में थोड़ी सी भी संवेदनशीलता है तो इस पर रोक लगाए और ऐसे लोगों को बांग्लादेश से डिपोर्ट करे, वापस भेज। आपकी रिपोर्ट को देखने के बाद हम झारखंड जाएंगे और एक इंक्वायरी टीम बिठाएंगे जो इंक्वायरी करके आएगी कि क्या क्या समस्याएं महिलाएं देख रही हैं इस कन्वर्जन के बाद या फोर्सफुल कन्वर्जन हो रहा है। हमारी सरकार के संज्ञान में अगर मामला आया है, निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, जांच होगी, कार्रवाई होगी। जो भी होगा उसको सजा भुगतनी पड़ेगी। हम धर्म आधारित कोई राजनीति नहीं करते और न धर्म आधारित कार्रवाई करते। मैं धन्यवाद करता हूँ टीवी9 भारतवर्ष का कि आपने इसको उठाया और ये समस्या बहुत ही गंभीर है। जो उनके खिलाफ आवाज़ उठा रहा है उनकी हत्या हो जा रही है।
वो बहू बेटियों की इज्जत ऐसे तार तार करते हैं, उसके बाद भी सरकार चुप है। तो ये सत्ता लोलुपता में एक ऐसा कार्य हो रहा है जिस पर आज नहीं चेता गया, आज इस पे कार्रवाई नहीं हुई, तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़े खतरे की निशानी। भारतवर्ष को बहुत धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं, जिन्होंने झारखंड की सच्चाई को सामने लाने का प्रयास किया है। विशेष करके संथाल परगना के साहबगंज, पाकुड़, गोड्डा जैसे जिले, जहां बड़ी संख्या में लव जिहाद और लैंड जिहाद के मामले आ रहे हैं। और सत्ता की खबर का असर ये हुआ कि झारखंड के नेता अब खुलकर इस खेल के बारे में बता रहे हैं। TV9 भारतवर्ष का धन्यवाद कर रहे हैं। झारखंड के बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट कर TV9 भारतवर्ष को धन्यवाद दिया। कहा कि संथाल परगना में लव जिहाद, धर्मांतरण, आदिवासियों की जमीन हड़पना, ये सब कुछ हो रहा है, इसका संज्ञान लेना चाहिए। झारखंड के बीजेपी अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने हेमंत सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि जब से JMM की सरकार आई है, ऐसे मामले लगातार बढ़ रहे हैं। लव जिहाद का मामला झारखंड में जब से हेमंत सोरेन की सरकार आई तब से बड़ी तेजी से बढ़ा है, और सरकार की नीयत ठीक नहीं है इन समस्याओं का समाधान करने के लिए, क्योंकि जो बलात्कारी है, अनाचारी है, जो इस घटना को अंजाम देने वाले लोग हैं, जो षड्यंत्र करता है, उनका संबंध झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस और RJD के नेताओं से। और वैसे कल से लेकर अब तक हमने लगातार JMM के कई बड़े नेताओं से भी इस मामले में रिएक्शन लेने की कोशिश की, लेकिन उन तमाम लोगों ने सिरे से इस खबर को खारिज किया है। अब देश की बड़ी और अहम खबरों के लिए देखिए सत्ता टॉप में। अजमेर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जबरदस्त प्रहार किया। मोदी ने अपने 9 साल की उपलब्धियां गिनाते हुए कांग्रेस के 50 साल के कामकाज पर सवाल उठाए। पीएम ने कहा कि कांग्रेस ने गरीबों के साथ विश्वासघात किया, कांग्रेस की गलत नीतियों ने किसानों को नुकसान पहुँचाया। मोदी कैबिनेट ने खाद्य सुरक्षा को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने सबसे बड़ी अन्न भंडारण को मंजूरी दे दी है। 700 लाख टन योजना की शुरुआत करेगी। सरकार हर ब्लॉक में 2000 टन का गोदाम बनाने का फैसला किया है। तो सत्ता में देखिए आज का टाइम खत्म हो गया, लेकिन अपने सभी न्यूज मित्रों से हमारी ये न्यूज रिक्वेस्ट है कि वो सत्ता की रील्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने सुझाव हमें व्हाट्सएप जरूर करें।